नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत पाकिस्तान में हो रही है, उस बातचीत का ठोस नतीजा निकलेगा? ईरान ने जो शर्तें अमेरिका को बताई हैं, अमेरिका ने जो शर्तें ईरान को बताई हैं, और जिन शर्तों पर आज इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से ईरान के स्पीकर, विदेश मंत्री और बहुत सारे लोग जो प्रतिनिधिमंडल के तौर पर पहुंचे हैं, इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ट्रंप से डिस्कस करके इस मीटिंग में शामिल होने आया है। तो क्या इस मीटिंग से सीज फायर को कंटिन्यू करने, जंग को खत्म करने का कोई रास्ता निकलेगा? या जिस तरह से ट्रंप ने मीटिंग के पहले जिस तरह से ईरान को धमकी दी और कहा इस निगोशिएशन में शामिल होने के लिए ही ईरानी जिंदा है, वरना उनकी ताकत बची नहीं सिवाय इसके कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ वसूली कर सके, क्या ये सब मीटिंग में किसी तरह का बाधा डाल सकता है क्या? और मीटिंग का जो फॉर्मेट है कि एक मीटिंग रूम में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, दूसरे मीटिंग रूम में ईरानी, बीच में पाकिस्तान, इधर से उधर से संवाद जाएगा, तो समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मीटिंग 2 दिन भी चल सकती है। हमारे साथ खास मेहमान है बॉबी नकवी साहब, गल्फ न्यूज के एडिटर रहे लंबे अरसे तक, बार बार परिचय कराता हूं, वेस्ट एशिया के बहुत जानकार हैं। तो पहला सवाल पूछने से पहले स्क्रीन पर वो चेहरे जो इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस हैं, स्टीव विटकॉफ हैं जो विशेष दूत हैं, जेरेड कुशनर हैं जो ट्रंप के दामाद हैं लेकिन उनके सलाहकार भी हैं, और सेंटकॉम के कमांडर हैं। उसी तरह से ईरान की तरफ से देखें तो जो वहां के स्पीकर हैं, जो हाल के दिनों में बहुत मुखर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और अब्बास अरागची। इसके अलावा 2 और लोग हैं, लेकिन कहा जा रहा 70 लोग आए हैं, 70 शख्सियतें वहां से, ईरान से आई इस प्रतिनिधिमंडल के तौर पर। और पाकिस्तान चूंकि मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और वहां के जो सेना प्रमुख कहें, चीफ ऑफ स्टाफ कहें, असीम मुनीर, इशाक डार और कुछ लोग हो सकते हैं जिसमें एनएसए भी। खास बात यह कि असीम मुनीर की बहुत अहम भूमिका है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या लगता है डील क्रैक होगी, सहमति होगी, कोई रास्ता निकलेगा? अजीत जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। देखिए क्या है ना कि डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि 2 साइड, खास तौर पे अगर वो एडवर्सरी हो, एनिमी हो, जो जंग के मैदान से सीधे जो है बातचीत की टेबल पे पहुंचे हों, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो उसको प्रोग्रेस माना जाता है। बट इस मामले में सामने सामने बैठ के भले ही बातचीत ना हो रही हो, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टॉक्स। उसमें क्या होता है कि उसमें ईरान का डेलीगेशन एक कमरे में बैठेगा, अमेरिका का दूसरे। जाहिर बात है थोड़ा बहुत फासला तो उसमें होगा कि आने जाने में उनका सामना ना पड़े, टॉयलेट ब्रेक्स के दौरान कोई आमना सामना ना पड़े, कोई बहस ना हो, बेसिकली एक कि कोई इंटरेक्शन ना हो। और बीच में जो है वो पाकिस्तान के कुछ सीनियर लीडरशिप के लोग, हो सकता है उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल हों, वो मैसेजेस जो हैं वो रिले करेंगे। तो उसका एक एडवांटेज देखिए ये होता है कि एक तो आमने सामने जब ऐसे प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होती हैं तो उसमें क्या है, एकदम से कुछ कमिट नहीं करना पड़ता, उसमें आपको बस टाइम मिल जाता है। पूरा डेलीगेशन आपका बैठा रहता है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। कोई अगर अपनी होम कंट्री में फोन करना चाहे तो वो भी हो सकता है। जैसे अगर जेडी वैंस को लगे कि उन्हें ट्रंप से कुछ सलाह मशविरा करना है, ईरान की तरफ से कोई ऑफर आया तो, या कोई कंडीशन है तो वो बात कर सकते हैं दूसरे रूम से। और वैसे ईरान के लीडर्स अगर उन्हें लगे कि ईरान में बात करनी है, तेहरान में बात करनी है, तो मतलब एक तरह से इसलिए दोनों सेपरेट हैं और आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद उसका और जो एडवांटेज है बाकी लॉजिस्टिक्स के होते हैं कि जैसे उनके कमरे में बड़ी टीमें बैठ सकती हैं, टेक्निकल टीम है। जैसे आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि ईरान का जो है 70 से ज़्यादा, 70 के आसपास जो है डेलीगेशन है, शायद 71 लोग हैं।
तो उसमें अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग हैं, उसमें सेंट्रल बैंक के वहाँ के गवर्नर भी हैं ईरान के, बाकी कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स हैं, सुप्रीम काउंसिल जो है ईरान की उसके भी कुछ मेंबर्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ईरानियन साइड जो है वो पूरी तैयारी से आया है कि बातचीत किसी भी लेवल पे हो उसको ये डेलीगेशन हैंडल कर सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे पेच वाले मामले हों, कुछ पेचीदे मामले हों जिसमें वो ईरान से, तेहरान से उनको कंसल्ट करना पड़े, लेकिन वो डेलीगेशन ऐसा लगता है कि उनकी ये उम्मीद है कि बातचीत जो है वो सब्सटेंशियल इश्यूज पे होगी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होगी इस मौके पे जो जितनी भी बातचीत हो सकती है। देखिए इसका स्कोप जो है ऐसी बातचीत का वैसे तो लिमिटेड होता है कि भाई ये सीज फायर के दौरान हुई है, सीज फायर अभी शुरू हुआ है 48 घंटे पहले, तो ऐसे मौके पे क्या बातचीत हो सकती है। सीज फायर 14 दिन का है, तो जो मोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं वो पहले, जो आसान मुद्दे होते हैं उनको पहले टैकल किया जाता है, और फिर धीरे धीरे जो है जब प्रोग्रेस होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ऐसा लगता है कि हाँ सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है, दोनों साइड को लगता है, तो फिर बात जो है आगे बढ़ती है। तो इसमें मेरे ख्याल से शुरुआती दौर के बाद जो है असली प्रोग्रेस शायद हो सकता है लंच ब्रेक के बाद ये इसमें कुछ हमें सुनने को मिले। देखिए मेन मुद्दे जो हैं इसमें, मैंने कल रात भी किसी शो में कहा था, अभी तो इनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो सीज फायर अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और उसके बाद तेहरान ने उसको रेसिप्रोकेट किया था, इस सीज फायर को मुकम्मल करना पड़ेगा, यानी कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि आधा अधूरा है। आधा अधूरा कैसे है? उसमें अमेरिका ने हमला करना बंद कर दिया है ईरान के ऊपर, इजराइल ने हमला करना बंद कर दिया है ईरान के ऊपर, ईरान ने यूएई के जो जीसीसी के जो अमेरिका के जो बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक करना बंद किया है, जो कि जीसीसी कंट्रीज ने बाकायदा प्रोएक्टिवली रिपोर्ट भी किया है कि साहब हमारे ऊपर हमले नहीं हुए हैं। उसके अलावा ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले करना बंद कर दिया है। तो कुल मिला के 50% तो ऑपरेशनल है, 50% सीज फायर जो है वो होल्ड कर रहा है। बाकी जो उसमें दो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली शर्त भी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोले जाना, वहां कुछ ऐसी कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। कुछ जहाज आए गए थे, वो सारे जहाज जो है बाद में रिपोर्ट्स आई कि वो सारे ईरान के पोर्ट से ओरिजिनेट हुए थे या ईरान की पोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो और दूसरा जो फ्रंट जो लेबनान का खुला हुआ है, सदर्न लेबनान में और बेरूत में इजराइल की बमबारी है, हिजबुल्ला भी अपना बाकायदा रॉकेट जो है वो इजराइल में दाग रहा है, नॉर्दर्न इजराइल में। तो वो फ्रंट जो है अभी तक एक्टिव है। मेरे ख्याल से इनकी पहली कोशिश ये होगी कि ये दोनों जो मामले हैं इनको दोनों को हल किया जाए। दोनों देखिए पेचीदा हैं, क्योंकि लेबनान वाले मामले में इजराइल से इनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, हो सकता है रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करना पड़े। कोई ऐसी अगर प्रोग्रेस होती है तो वो उसमें रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान को हो सकता है रियल टाइम में कोई डिसीजंस लेने पड़े, यानी बातचीत के दौरान, कि भाई आपको कोई कमिटमेंट तो करना पड़ेगा कि इसको आप पूरा कब तक खोल पाएंगे। ठीक है, बात पेच यहीं फंसेगा कि साहब ईरानी कहेंगे कि ठीक है हम खोले देते हैं, लेकिन हम डिसाइड करेंगे वो जहाज जो है वो हमारे जो चैनल है, जो हमने नक्शा रिलीज किया है उसी चैनल से आए जाएंगे। अभी जो 28 फरवरी के पहले का जो वो वाटर चैनल था वो ओमानी कोस्ट से बिल्कुल लगा हुआ था। ईरान ने कल या परसों एक नक्शा रिलीज किया, उसके हिसाब से अब जो ट्रैफिक का जो रास्ता उन्होंने नया बनाया है वो ईरानियन कोस्ट के बिल्कुल पास से आता है और बीच में एक छोटा सा आइलैंड भी पड़ता है, जिसको ऐसा लगता है कि ईरान उस आइलैंड का इस्तेमाल ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रायोरिटी इस टाइम यह है कि उसको किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ट्रैफिक आने जाने लगे। मेरे ख्याल से उसमें डिटेल में जो अमेरिकन डेलीगेशन है या डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जो है ज़्यादा डिटेल्स में जाना अभी थोड़ा वो उसको अवॉइड करेंगे कि साहब उसमें आप पैसे कैसे क्यों वसूल रहे हैं, या आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जहाज आएगा कौन नहीं आएगा। उनकी प्रायोरिटी मेरे ख्याल से इस टाइम आइडियली ऐसी होनी चाहिए कि वो बस इस पे एम्फेसाइज करें कि साहब इसको खोल दीजिए आप,
और उसके बाद फिर हम लोग इस पे अगले राउंड में बातचीत करेंगे। तो अगर इन दोनों चीजों पे प्रोग्रेस हो जाए अजीत जी, ये दोनों मामले अगर हल हो जाएं और सीज फायर को मुकम्मल कर दिया जाए, और तीसरी एक और अहम चीज है, अगर उस पे अग्रीमेंट हो जाता है कि साहब अगला राउंड कब होगा, कहाँ होगा, क्या इस्लामाबाद में कल होगा, तो अगर इस पे अगर तीन चीजों पे सहमति बन जाए तो मेरे ख्याल से ये आज का जो राउंड है वो उसको सक्सेसफुल माना जाएगा। जी जैसे जैसे कहा जा रहा है कि ईरान की जो शर्तें थी, और जो गलीबाफ जो स्पीकर हैं उन्होंने 2 दिन से जो उन्होंने स्टैंड लिया, जिसमें कहा गया कि जो सैंक्शन की वजह से जो उनके अकाउंट फ्रीज हैं वो रिलीज किया जाए और जाहिर है लेबनान पर हमले रोके जाए। तो वो एक शर्त है, $100 बिलियन के आसपास है, जो अलग अलग देशों में जो उनके अकाउंट फ्रीज है, साउथ कोरिया से लेकर इराक, जापान और लग्जमबर्ग और सब जगह। तो एक वो शर्त, और उस पर वो बहुत मजबूती से बार बार बोलते रहे हैं, खासतौर से चूंकि फाइनेंशियली उनको जरूरत भी होगी जिस तरह से तबाही हुई। तो एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप बोल रहे हैं कि उस पर एक बात हो सकती है, तो उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ही 2 शर्तें उन्होंने लगाई कि लेबनान और ये जो फ्रीज एसेट को रिलीज करना। क्या लगता है इस दिशा में कोई बात हो सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बातचीत के दौरान देखिए, बातचीत शुरू होने के पहले तो पोस्चरिंग दोनों तरफ से होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कई बातें बोल चुके हैं कल से। उन्होंने कहा कि हमारे जहाज जो है हम उसको रीलोड कर रहे हैं और नए नए वेपन से रीलोड कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार है हमारा। और ईरानियन साइड ने भी कहा कि हमारी जो है वी हैव आवर फिंगर ऑन द ट्रिगर। तो इस तरह की पोस्चरिंग होती है, और गालिबाफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी एक मैं पोस्चरिंग में ही लेता हूँ उसको। अब देखना यह है कि इस पॉइंट पे कितना ज़्यादा वो जो है जोर दे के मीटिंग में बोलते हैं कि साहब हमारे जो है एसेट्स जो है अनफ्रीज किया जाए। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पार्शियली जो है वो अनफ्रीज भी किया जा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि चलिए आपके जो मेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कोई अगर एसेट्स हैं तो उसमें से कुछ को हम अनफ्रीज कर देते हैं, आप अपना जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए पूरी तरह से। और मतलब ये देखिए, गिव एंड टेक की बात होती है। आप नेगोशिएशन का मतलब ही यही होता है कि साहब गिव एंड टेक, आप कुछ एक हाथ लीजिए और एक हाथ दीजिए वाली बात होती है इसमें। लेकिन इस लेवल तक, इस मौके तक पहुंचने के लिए, गिव एंड टेक वाली बात तक पहुंचने के लिए जाहिर बात है कि कुछ कॉन्फिडेंस मेजर्स, बिल्डिंग मेजर्स ज़रूर होने चाहिए। एक थोड़ा सा रैपो ज़रूर डेवलप होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा उसमें पाकिस्तानी साइड की ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि कैसे इसको करें। और देखिए, हाँ। मेरा 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 ये मानना है अजीत जी, जो मीटिंग का फॉर्मेट है उसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जब मीटिंग के दौरान जब पाकिस्तानी साइड जो है वो मैसेजेस रिले करेगा इधर से उधर और उधर से इधर, तो उसमें उसमें ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ और कंट्रीज जो है वो मॉनिटर कर रही हैं और उसमें भी इनपुट दे सकें। गाइडेंस पाकिस्तानी साइड को मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि रियल टाइम में गाइडेंस, अगर कोई पेज फंसता है तो कैसे गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके, और कोई ऐसा मतलब जो ऐसा ऐसे इश्यूज जिन पे जो है मीटिंग डीरेल होने के चांसेस हो उनको कैसे अवॉइड किया जा सके। तो ये मेरे ख्याल से इसमें एक पाकिस्तान की बड़ी एक जिम्मेदारी होगी। उनकी कूटनीति का एक तरह से एक बड़ा टेस्ट भी है कि कैसे वो करते हैं, मैनेज करते हैं। ये एक खबर ये भी आई कि ईरानी डेलीगेशन पहले शहबाज शरीफ से मिलेगा, और जी हाँ, मुमकिन है जेडी वैंस भी मिले। तो दोनों लोग अपना अपना पुलिंदा जो है एक पोजिशनिंग का बता दें, ताकि जो मीडिएट करने वाला है वो दोनों तरफ की चीजों से अवेयर रहे। और हाँ, साथ में ये कि शहबाज शरीफ ने जो अपने देश को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने आसिम मुनीर को बहुत बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी कदम किरदार के तौर पर बहुत इस्तेकबाल किया कि आसिम मुनीर और उनकी टीम ने ये जो शोले भड़क रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए जो काम किया उसका इस्तेकबाल किया जाना चाहिए। एक तरह से शहबाज शरीफ ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आसिम मुनीर को बहुत बड़ा निगोशिएटर या दोनों पक्ष के बीच में मजबूत निगोशिएटर के तौर पर पेश किया। तो आसिम मुनीर की भूमिका और उसके बाद मीटिंग में जो कुछ होगा उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से बड़े केयरफुली कोरियोग्राफ की हैं पाकिस्तान ने। अम, ये मीटिंग का जो पूरी जो ऑप्टिक्स हैं बड़ी मेरे ख्याल से केयरफुली उन्होंने मैनेज की है। कल रात को जब 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे इंडिया टाइम के करीब जो है जब ईरानियन डेलीगेशन पहुंचा,
तो एयरपोर्ट पे आसिम मुनीर लेने पहुंचे, उनको रिसीव किया, गालिबाफ साहब को और अब्बास अरगची को और उनकी टीम को। वहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे। खैर वो प्रोटोकॉल भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो अपने से ऊंचे या अपने बराबर के आदमी को रिसीव करने जाता है। अब मीटिंग जो है आज उम्मीद है कि शहबाज शरीफ और ईरानियन डेलीगेशन की मीटिंग होगी। तो उन्होंने पूरा इस तरीके से मैनेज किया है कि आसिम मुनीर जो है वो क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे हैं और शहबाज शरीफ थोड़ा जो है वो पीछे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ही इज पार्ट ऑफ ऑल दैट एक्सरसाइज। यही चीज़ मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने जेडी वांस के लिए भी करी होगी। देखिए आसिम मुनीर का एडवांटेज यह है कि आसिम मुनीर ईरान के बारे में काफ़ी बड़े जानकार हैं, उनको जानकारी अच्छी खासी है। और ऐसा IRGC में भी उनकी पैठ होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और दूसरी ऐसा भी माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो किसी अगर कोई इंटरनेशनल फिगर ने ईरान के ऊपर ब्रीफ किया है नेतन्याहू के अलावा, तो वो आसिम मुनीर है। तो वो उनका इनपुट जो है वो अमेरिकन जो है वो सीरियसली लेते हैं। और आसिम मुनीर मेरे ख्याल से अगर इस बैठक में कोई अगर ऐसा मौका आता है कि जब बैठक जो है ऐसा लगे कि अब ये इसमें कोई डील नहीं हो सकती, तो उसमें मेरे ख्याल से आसिम मुनीर इज द ओनली पर्सन हु कैन टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड से कि भैया देखिए इसको जरा मैनेज करिए, नहीं तो यहाँ से दोनों साइड जो है खाली हाथ पहुंचेंगे। अब ये पाकिस्तान ने देखिए ये जिम्मेदारी ली है, तो ये बड़ा एक ट्रिकी मामला है उनके लिए, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। उनको भी अब उनकी भी पूरी एक चीज बीच में अचानक जो ट्रंप का जो बयान आया लेटेस्ट, जो भारत के समय के अनुसार आज सुबह का बयान देखें, जिसमें ट्रंप से किसी ने पूछा कि इस नेगोशिएशन के लिए ईरान की तरफ से आप मैक्सिमम क्या चाहते, एक्सपेक्ट करते, कुछ एग्जैक्टली फीलिंग यही थी, तो उन्होंने कहा 99% न्यूक्लियर का जो उनका प्रोग्राम है उसको एबॉलिश करना, खत्म करना। मतलब सबसे बड़ी बात अमेरिका यही कह रहा है। ट्रंप ने कहा रिजीम चेंज हो गया, वैसे मेरा मकसद नहीं था, हालांकि जो भी वो करे। तो कंडीशन अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ी क्या हो सकती है और ईरान की तरफ से क्या हो सकती है, समझने के लिए 10 शर्त ईरान की, 15 शर्त अमेरिका की, तो पब्लिक डोमेन में है अब। लेकिन जो बीच की जगह बनेगी कहीं भी, वो क्या हो सकती है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एग्जैक्ट जो शब्द इस्तेमाल किए थे, मुझे उम्मीद है कि बहुत सोच समझ के वो शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि नो न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। और अगर यही स्टैंड जेडी वांस का भी है और डेलीगेशन को यही ब्रीफ दिया गया कि यही आपको निगोशिएट करना है, तो उन्होंने एक तरह से ईरान का काम बहुत आसान कर दिया है। देखिए नो न्यूक्लियर वेपन्स में और जीरो इनरिचमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईरान एक ही बात पे अड़ा रहा कि साहब ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाली बात जो है वो मानी नहीं जा सकती। नो न्यूक्लियर वेपन वाली तो बात बहुत आसान है, जिसका कमिटमेंट ये बहुत पहले कर चुके हैं, 2015 में कर चुके हैं, इसको लागू भी कर चुके हैं। और इनके पास कहने को अपना एक आइडियोलॉजिकल वो भी है कि 2003 से एक फतवा भी है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ सोची समझा स्टेटमेंट है नो न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसका मतलब ये कि वो ईरान का काम जो है बहुत आसान कर रहे हैं। ऐसा पब्लिक कमिटमेंट अगर बातचीत के बाद आता है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये आज का कमिटमेंट नहीं है, ये 2015 का कमिटमेंट है, जो वो JCPOA को जो डील में जो दर्ज है, लिखित में दर्ज है, दोनों साइड के दस्तखत हैं उसमें। नो न्यूक्लियर वेपन का कमिटमेंट पहले से ही है। और एज लेट एज 26 फरवरी को भी फिर से ही उस कमिटमेंट को दोहरा चुके हैं। तो ये अमेरिका के लिए, ईरान के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बदले में वो ये हो सकता है कि चलिए आपको हम कुछ अनफ्रीज कर देते हैं, कुछ एसेट्स अनफ्रीज कर देते हैं, उसके बाद भाई एक फेस वाइज अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो सकता है कि बातचीत खत्म होते होते एक अनाउंस हो जाए, एक टाइम टेबल कि साहब 2 महीने में हम ये करेंगे, 3 महीने में ये करेंगे, 6 महीने में इतना कर देंगे, जैसे जैसे हम मॉनिटर करेंगे। ईरानी साइड भी ये कर सकता है कि भाई सीज फायर होता है तो सबसे पहले हम वो 441 किलोग्राम ये वो यूरेनियम कहाँ पे है उसको ढूंढा जाए। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो हज़ारों टन जो है मलबे के अंदर दबा हुआ है, तो उसको निकालना भी एक बहुत मुसीबत का काम है। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोनों तरफ से ऑफर की जा सकती हैं। ईरानियन साइड ये कह सकता है कि भाई एक IAEA की टीम को भेज दीजिए, उसको हम भी उसको खोदने में मदद करें, वो कहाँ पे है वो, क्योंकि आप जो कई बार अरागची बोल चुके हैं 28 फैब के पहले भी और उसके बाद भी। हाँ जी,
कि वो आपने बमबारी की थी, उससे वो दबा हुआ है, वहां से निकाल नहीं पाए। अब हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ईरानियन साइड इसमें सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन बहरहाल मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि एक ये भी कंडीशन ऑफर कर सकते हैं और दूसरे सीबीएम्स भी वो ऑफर कर सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑफर कर मेजर। सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि पहला स्टेप यही है कि पहले जो है सीज फायर को मुकम्मल किया जाए, सब पूरा कंप्लीट जो है, जो जो चीज़ें उसमें अनाउंस की थी वो पूरी हो जाए, लेबनान शांत हो जाए, लेबनान में शांति हो जाए। मंगलवार को इजरायली एम्बेसडर और लेबनान के एम्बेसडर की मीटिंग है वॉशिंगटन में, वो हो जाए तो मेरे ख्याल से इसमें भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। जी अब एक सवाल लेबनान का जो कि जिक्र है, मैं आता ही उस सवाल पर कि भाई जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उसके 24 घंटे के भीतर लेबनान में इतनी फायरिंग की गई, 100 मतलब मिसाइल और रॉकेट 160-65 जगह हमले हुए, 300 से ज्यादा, अब तो 350 का आंकड़ा है, 350 मारे गए, 11.5 1150 या 1200 लोग घायल है। अब सवाल उठता है, इजराइल इस बातचीत में है नहीं, मीटिंग अब वाशिंगटन में होनी है लेबनान और इजराइल के बीच, तो क्या ये सीज फायर पर सहमति बन भी गई तो इजराइल फिर वही कुछ हरकत कर सकता है जो उसने 3 दिन पहले किया, या मान लें कि इजराइल लेबनान में भी वो सीज फायर को लागू करेगा अब, या ये बैड कॉप गुड कॉप का कोई खेल है पीछे? देखिए, इसराइल कुछ भी कर सकता है। इसराइल का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने कमिटमेंट पे या कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट है तो उस पर वो पीछे जो है वो चला जाता है। तो ईरान की कोई इसराइल की कोई ऐसी जो है क्रेडिट, इसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब है। अब इसमें देखिए, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैनेज करना है इसराइल को। अगर इस्लामाबाद में कोई कमिटमेंट दिया जाता है तो वो फिर कमिटमेंट को फॉलो करने की जिम्मेदारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, कि उनका एलाई जिसके कहने पे इस जंग में वो कूदे हैं, ये बेवकूफ़ी का काम किया है, जो कि शायद अब उनको एहसास होने लगा है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया सीज फायर के लिए अगर हम कोई कमिटमेंट दे के आए हैं तो उसको हर फ्रंट फॉलो करें। ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिम्मेदारी है। जी चलिए आखिरी सवाल कि देखते हैं, ये भी हो सकता है कि आज और कल, मतलब मीटिंग 2 दिन चले, क्योंकि बहुत आसान तो है नहीं, लेकिन जेडी वैंस अगर अमेरिका से, वाशिंगटन से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे हैं प्रतिनिधिमंडल के साथ, उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो इसका मतलब एक फ्रेमवर्क कि क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्या मिनिमम हो सकता है, ये डिसाइड करके ही अमेरिका से वो चले होंगे ट्रंप से। तो इसका मतलब पॉजिटिव आउटकम की गुंजाइश है। जी बिल्कुल। देखिए, जेडी वांस जब वहाँ से जहाज़ पे बैठ रहे थे वॉशिंगटन पे, तो तभी उन्होंने कहा था कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप से गाइडेंस मिली है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। देखिए, जब इतनी दूर से आदमी आता है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट लेवल का, और ये भी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके पास काफ़ी जो है वो ताकत होती है, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ताकत मिली हुई है, पावर्स मिली हुई हैं, तो जाहिर बात है कि इस टॉक को वो सीरियसली ले रहे हैं। मैं उनकी नीयत पे कोई सवाल इसमें इस मौके पे नहीं उठाऊंगा। और उम्मीद यही है कि ईरानियन साइड भी बहुत सीरियसली ले रहा है, चूंकि वो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आया है, उनकी अपनी पूरी टेक्निकल टीम लेके आया है, उसमें फाइनेंस इकोनॉमी के भी लोग हैं, उसमें पॉलिटिकल साइड भी है, उनमें जो उनका बैंक जो के चेयरमैन भी है, बैंक के चेयरमैन भी है, पूरी तैयारी करके आया, अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी वहां बात करेगा कि कितनी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। हाँ, सेंट्रल बैंक का पूरा जो है वो गवर्नर आए हैं, तो उनके पास पूरी वो सब तैयारी से आए होंगे कि भाई किन किन एसेट्स को वो अनफ्रीज करने की हो सकता है, एक लिस्ट दे सके, वो प्रोवाइड कर सके अमेरिकन साइड को कि साहब ये 4-5 ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप अनफ्रीज कर दीजिए। उसमें उसमें देखिए बात यही सब उठेगी। अल्टीमेटली जब बात शुरू होती है तो कई सारी चीज़ें निकल आती हैं। हो सकता है अमेरिकन साइड ये बोले कि भाई आप जब स्ट्रेट हॉर्मोज से पैसे वसूलने शुरू ही कर दिए हैं, प्लस आपके तेल को तो वैसे भी आप बेच पा रहे हो, तो आपको पास कोई कैश फ्लो की तो कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा इसको स्टेप वाइज कर देते हैं, फेसेस में कर देते हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल से डिस्कशंस होंगे। अब देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में, आने वाले घंटों में हमें कुछ जानकारियां जो है मिलेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। सही कहा कि अब आने वाले घंटों में भी, बल्कि कहें अगले 24 घंटे में, अगर आज की मीटिंग एक्सटेंड कल तक हुई तो हो सकता है कल भी पता चले, लेकिन जैसे भी जानकारी आएगी हम कोशिश करेंगे आप तक, दर्शकों तक पहुंचाएं, और पूरी दुनिया की नजर
इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक पर है, इस बैठक के आउटकम पर है। इस बैठक का आउटकम ही तय करेगा कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, सीज फायर 14 दिन बाद जब मियाद खत्म होगी तो एक तरह से युद्ध विराम हो जाएगा, या जैसा कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हमारे जो वारशिप्स हैं उस पर नए हथियार लोड हो रहे हैं, हम रेडी हैं, ईरान कह चुका हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। तो क्या ये बातचीत टूटेगी और फिर कोई जंग की नई शुरुआत होगी? ये सब अगले 24 घंटे में पता चलेगा, तस्वीर साफ होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। नमस्कार, आदाब।